अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। इससे प्रीवियस हमने अपना जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन हमने उस दिन देखा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और इनका जो हमारी बॉडी में रोल है वो क्या है। आज हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। हमने देखना कि हमारी जो बॉडी है उसमें कार्बन की क्या अहमियत है, क्योंकि हम इसमें बायोलॉजी में हम उस चीज़ की ज़्यादा बात करते हैं कि जिसके हमारी बॉडी के साथ जिसका रिलेट हो, हमारी बॉडी के साथ जिसका तल्लुक हो, हम उस चीज़ की ज़्यादा बात करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड को स्टडी करते हैं कि ये जो कार्बन हो या हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो या उनके डेरिवेटिव से मिलके बने हो, तो उसको हम कहते हैं कि हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। तो अब हमने देखना है कि इम्पोर्टेंस कार्बन की क्या अहमियत है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम देखें ना तो कार्बन कहता है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि 4 बॉन्ड बनाए दूसरे एटम्स के साथ। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है, अगर कार्बन की प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये 4 जो हमारे पास है वो बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल को देख लें, हम देख लें कि किस तरह 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास जैसे हम अमाइनो एसिड की बात कर लें। अमाइनो एसिड आप सबको पता है कि जो प्रोटीन है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लें तो इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें ये कार्बन सेंटर में प्रेजेंट है और इस साइड पे आपके पास COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस साइड पे आपके पास NH2 प्रेजेंट होगा। इस तरफ आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और इस तरफ आपके पास R ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर यूज होते हैं वो 20 तरह के अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड में अगर हम देखें ना तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये सारा स्ट्रक्चर उनमें सेम होता है। फर्क किधर आता है? फर्क आता है इधर, आर ग्रुप में फर्क आता है। आर ग्रुप में हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसको हम ग्लाइसिन कह देंगे, और उसमें अगर दूसरे एटम्स अटैच होंगे, उसके ब्रांचेस अटैच होंगी, तो उसके हिसाब से अमाइनो एसिड का नाम बदल जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, अमाइनो ग्रुप वाला और हाइड्रोजन वाला, ये हर अमाइनो एसिड में कॉमन होगा। फर्क आता है यहाँ पे। तो अगर हम देख लें तो कार्बन ये एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ और एक आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इससे हमने देखा कि जो कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है इसके साथ। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड, ये जो हमारे पास ये वाले बॉन्ड है, ये है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन जो है। और अगर हम दूसरा देख लें तो कहते हैं ये जो कार्बन है ना, कार्बन बनाता है वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। ये या तो स्टेट चेन स्ट्रक्चर भी बनाता है, या तो ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, या
फिर ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है कार्बन। ये हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर हम देख लें तो ये हमारे पास एक स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन अटैच है हमारे पास, 4 5 6। तो कार्बन अटैच है, फिर इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच होंगे, वेरी बात है, कार्बन हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन। स्टेट चेंज स्ट्रक्चर है एन हेक्सेन। हेक्सेन आपको पता है कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि मीथेन एक कार्बन हो तो मीथेन 2 हो, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह ऑक्टेन, नोन, डेकेन। तो इस तरह ये जितने हमारे पास कार्बन होते हैं उस तरह से इसके नाम होते हैं। ये 6 कार्बन है, इधर हेक्सेन आ जाएगा। हेक्सेन इसलिए आया है कि इधर सबके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इधर। तो एन ये स्टेट चेन है। ये हमारे पास जो कार्बन है ये क्या कर रहा है, ये स्टेट चेन बना रहा है। तो अगर हम देख ले तो कार्बन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे आपकी बुक में जब बेंजीन की एग्जांपल दी है उन्होंने, बेंजीन ये 6 कार्बन है हमारे पास और इसके साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और इसका हाइड्रोजन। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके पास हो गया रिंग स्ट्रक्चर। ये आपके पास रिंग स्ट्रक्चर हो गया। रिंग स्ट्रक्चर ये आपके पास स्टेट चेन स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है। और उसके बाद अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन। तो ये हमने देख लिया कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है। और अब हम देखेंगे कि जो कार्बन है ये हमारे पास किस तरह आगे इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर हम देखें ना तो ये कहते हैं कि आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है जो कार्बन है ना ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ये सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ बनाता है। इसमें आपकी बुक में इन्होंने इन तीनों के जो बॉन्ड है उसका जिक्र किया है कि किस तरह बनाता है, तो उनको हम बेसिकली देखेंगे। तो ये जो कार्बन है ना ये हमारे पास बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी हम देखते हैं कि वो बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर हम देख लें तो आपको पता है
कि कार्बोहाइड्रेट के आगे से टाइप्स होते हैं। ये हम जब आगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड भी होता है, डाइसेक्राइड भी होता है और पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड को ओलिगोसेक्राइड भी बोलते हैं। तो मोनोसेक्राइड में एक शुगर का यूनिट होता है, डाइसेक्राइड में या ओलिगोसेक्राइड में 2 होते हैं, और जो पोली होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। तो अगर हम एक डाइसेक्राइड की बात की जाए, डाइसेक्राइड आपके पास माल्टेज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, और एक और आपके पास होता है वो डाइसेक्राइड। पर हम इधर बात करेंगे माल्टोज की। तो माल्टोज किस तरह बनता है? 2 ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच होते हैं तो माल्टोज बनता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो कुछ इस तरह से होगा। एक होता है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक होता है क्लोज चेन। अभी हम इसमें क्लोज बनाएंगे। CH2OH, इधर आपके पास कार्बन होगा, सॉरी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन होगा आपके पास। इधर आपके पास क्या होगा? OH, इधर OH, सॉरी ये नीचे का ऊपर H होगा, OH, इधर आपके पास OH होगा, इधर आपके पास क्या होगा? OH। ठीक है, ये आपके पास है कार्बन का स्ट्रक्चर, सॉरी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अगर हम अब इधर देखें ना तो इसके साथ ये दूसरा आपके पास है, 2 के मिलने से बनेगा ना। तो अगर हम दूसरा देखें तो है ये है CH2OH, OH, 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 OH। जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? आपके पास कुछ ये चीज बनेगी आपके पास। आपके पास ये बन जाएगा CH2OH O। इधर से आपके पास क्या होगा? इधर से आपके पास जो ये जो ये OH ये H मिलके ना तो आपके पास क्या बन जाएगा? वाटर। इसमें से वाटर रिलीज होगा। तो अभी इसके दरमियान आपके पास बनेगा बॉन्ड। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड देखना है तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अभी हम देखते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास है OH, ये हमारे पास OH, ये हमारे पास OH। ठीक है, तो अब दूसरा जो बॉन्ड बनेगा ना वो हम देखेंगे कैसे बनेगा। वो ये वाला बॉन्ड है, ये जो इसके दरमियान बन रहा है। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसके नतीजे में होगा क्या कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा। CH2OH, OH। ये भी आपके पास। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये जो माल्टोज है ना इसमें वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो एक रिलीज हो जाएगा और आपके पास ये जो बॉन्ड है ना ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो हमने देख लिया कि जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो कार्बन है ना वो अगेन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? वो बनाता है नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो अब हमने देखना है कि नाइट्रोजन के साथ ये किस तरह बॉन्ड बनाता है, वो हम देखेंगे। उसके लिए ये रिमूव करना पड़ेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर देखा था पहले। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड का जो अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है और उसके नतीजे में भी क्या होता है कि जो वाटर है वो रिलीज होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जब बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये पहले भी मैंने बनाया था अमाइनो एसिड का। ये आर ग्रुप है, ये आपके पास NH2 है, ये COOH। अब हमने देखना है कि इसका जो बॉन्ड है वो किस तरह बनता है। हाँ, क्या देखेंगे, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन इधर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इधर। मैंने दो अमाइनो एसिड अटैच करने हैं तो होगा ये इस तरह, पर उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला आर ग्रुप आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा कार्बन और ये आपके पास आ जाएगा OH, C डबल प्लस आपके पास क्या आएगा, प्लस इसको दोबारा हमें लिखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH R C डबल बॉन्ड O और आपका आ जाएगा OH। इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये जब प्रोटीन बनता है ना, तो ये अमाइनो एसिड आपको मैंने बताया कि अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अमाइनो एसिड के सब यूनिट मिलके ना तो प्रोटीन बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड इसी तरह पेप्टाइड, दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बनता है और इस तरह हमारे पास एक लॉन्ग चेन चलती है, वो हमारे पास पे प्रोटीन बन जाता है। तो इसमें हमारे पास ये जो दो हैं, इसमें से वाटर रिलीज होगा, ये ऐसे वाटर हमारे पास रिलीज हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये NH2 ऐसे ही एज इट इज, CH R ग्रुप। ये मैंने आपको बताया कि जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है ये सारा सेम होता है। फर्क कहाँ पे आता है, फर्क ये R ग्रुप में आता है। इसी तरह दूसरे अमाइनो एसिड जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। C डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर दूं तो अच्छा रहेगा। ये बॉन्ड, ये हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड, जो किससे बने, वाटर का जो मॉलिक्यूल है रिलीज हुआ फिर बने। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगेन, उसके बाद सारा जो फॉर्मूला में इसमें लिखेंगे R C डबल O OH। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है ना, ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलके तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये प्रोटीन और जो इससे हमने पहले डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बन हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो कार्बन उनमें प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज देखें, उसमें कार्बन प्रेजेंट है, जो हमें ATP प्रोवाइड करता है, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन को बनाता है उसमें हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह में हम देख रहे हैं कि जो कार्बन की हमारी बॉडी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि कार्बन औरों के साथ बॉन्ड बनाता है। 10 मिनट लग गया ये। तो हम एक दो थोड़ी बात और कर लेते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। हमारे शुरू के लेक्चर में हमने देखा था कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल और कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं
माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। तो अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी? एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी स्टार्च आ जाएगी, फैट्स आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। मैक्रो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनको हम स्टोरेज के तौर पे यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो मैक्रो जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है क्योंकि इनमें कार्बन की जो चेन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। तो अगर स्टार्च को देखा जाए तो स्टार्च में आपको पता है, आगे जाके हम देखेंगे भी कि इसमें जो कार्बन की चेन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। उसमें स्ट्रेट चेन भी होती है, ब्रांच भी होती है, वो भी हम देखेंगे आगे से। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये फिर क्या होगा, ये लेस सॉल्युबल होगा क्योंकि कार्बन की काफी लंबी चेन है। पर अगर हम देखें कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है प्लांट्स में एज अ फूड स्टोर होता है। और अगर हम हमारी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ फूड। ठीक हो गया? ये हमारा ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर एज अ फूड स्टोर होता है और प्लांट्स के अंदर स्टार्च के तौर पे फूड स्टोर होता है। तो ये जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ये स्टेबल होते हैं ज्यादा, और ये इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और ये पानी में ज्यादा हल नहीं होते। और उसी के बावजूद अगर हम देख लें माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था इसके शुरू लेक्चर्स में कि माइक्रो मॉलिक्यूल जो है ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसमें हम अगर हम देख लें तो इसमें हम देखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फैटी एसिड, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड। हम देख लें अमाइनो, इन सारी चीजों को हमने आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करना है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ग्लूकोज क्या है, तो इन सारी चीजों को हमने डिटेल से स्टडी करना है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इनमें कार्बन की क्या अहमियत है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। तो आपको पता है ये जो ग्लूकोज है, ये इनमें कार्बन की जो चेन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12। ये इतनी लंबी चौड़ी चेन नहीं है आपके पास ग्लूकोज के अंदर कार्बन की। अगर इसके बावजूद आप देख लें, प्रोटीन में देख लें, ये स्टार्च में देख लें, फैट्स में देख लें। फैट्स की अलग दो टाइप्स होती हैं, ऑयल होता है और फैटी एसिड। उसमें हम देख लें तो ये बेसिकली लिपिड है। इसमें हमारे पास जो कार्बन की चेन है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं है और इसलिए ये पानी में हल हो जाते हैं। और अमाइनो एसिड और फैटी एसिड भी इस तरह ही है। इनमें जो अमाइनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें एक कार्बन जो है 4 दूसरे एटम के साथ अटैच होता है। तो अगर हम देख लें ना, ग्लूकोज ग्लूकोज हमें एटीपी प्रोवाइड करता है। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी को एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर हमारे पास एटीपी हमें एनर्जी दे देता है टूट के। तो अब हमें पता है कि हम प्रोटीन खाते हैं, तो जब हम वो प्रोटीन खाते हैं या और भी कोई चीज खाते हैं जैसे पोटैटो, आलू, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, वो सिर्फ ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर सकती है, हमारी बॉडी उसको तोड़ सकती है। तो अगर हम कोई और चीज खाएंगे जिस तरह स्टार्च है, प्रोटीन है, उसमें काफी ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल तो प्रोटीन में अटैच होते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है, उसमें काफी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो पहले हमारी बॉडी एनर्जी उस एनर्जी लगाएगी, उस जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसको तोड़ेगी, तोड़ के फिर हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम ग्लूकोज ऐसे लें तो हमें फिर फौरी एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि लेव स्टेबल है, आसानी से टूट जाता है। तो अगर हम एटीपी देखें ना, तो एटीपी की प्रोनाउंसिएशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर हम देख लें ना, एडिनोसिन
तो इसके ऊपर हमारे पास 3 फास्फेट अटैच हैं। क्या अटैच है? ट्राई इसलिए बोल रहे हैं ना कि हमारे पास 3 फास्फेट अटैच हैं। तो एडिनोसिन ट्राई 1 2 3 ट्राई फास्फेट हमारे पास है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये तीसरा वाला, ये जब टूटेगा तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप देखें, एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब वो टूटता है तो हमारे क्या मिलते हैं? 36 एटीपी हमें मिलते हैं, 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो बॉन्ड है ना, ये फास्फेट का तीसरा बॉन्ड, तीसरे फास्फेट और दूसरे फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है, जब ये टूटेगा ना तो हमें फिर एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह हमने देखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल में कार्बन किस तरह है और मैक्रो मॉलिक्यूल में किस तरह है। तो आज हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस देखी है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके बाद हम वाटर की इंपॉर्टेंस देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। और अपना और अपने चाहने का बहुत सा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। फी इमानिल्लाह।